हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। वो लास्ट क्लास में ना एक चीज़ पे मैंने चर्चा कर ली थी, वो डिस्कस कर रहे थे दोबारा और ताकि लिख पाए हम फटाफट से। बेटा, मैंने ना अपने स्मार्ट बोर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। एक तरफ हम लिख रहे थे लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम और एक तरफ हम लिख रहे थे फंक्शन ऑफ मनी, ताकि हम क्लियर कर सके क्या कमियां थी और बेटा मनी ने कैसे दूर कर लिया। और इसके साथ हमारे दो दो टॉपिक भी खत्म हो रहे हैं। समझना तो आसान हो ही रहा है, दो टॉपिक साथ में खत्म हो रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात है। वो मैं थर्ड लिमिटेशन की चर्चा कर रहा था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और बेटा मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो वो एक बार मैं फटाफट से दोबारा बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया था, ताकि मैं लिख पाऊँ फटाफट से। वो आपको याद है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट? डेफर्ड पेमेंट क्या चीज थी? डेफर्ड पेमेंट क्या चीज थी? कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट, जहाँ हम प्रॉमिस करके आते थे फ्यूचर में दे देंगे आपके पैसे। तो सर बार्टर सिस्टम में तो पैसों की कोई बात ही नहीं थी, तो फ्यूचर में दे देंगे मतलब आपका सामान, आज आपने सामान बोरो कर लिया किसी से, ये आपका सामान कुछ दिनों में दे देंगे। वो ऐसी कहानियां ना फेल थी बेटा बार्टर सिस्टम में। वजह थी तीन। एक शॉर्टकट बताया था आपको, सेम स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लड़ाई झगड़े, सेम क्वालिटी को लेकर लड़ाई झगड़े, प्रोडक्ट में गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लड़ाई झगड़े, याद करो बात। आज आपने बोरो कर लिए किसी से मैंगोस, डिसाइड हुआ कि अब 2-3 महीने बाद मैंगोस दोगे। सर 2-3 के बाद महीने के बाद बेटा जो लीन सीजन है मैंगोस का वो स्टार्ट हो गया और मैंगोस मिल नहीं रही। अब लड़ाई झगड़े शुरू। प्रॉमिस तो मैंगोस का ही हुआ था, अब वो मिल भी नहीं रहे, अब क्या करोगे? परेशानियाँ शुरू। तो वो ये लड़ाई झगड़े की पहली वजह थी। स्पेसिफिक गुड्स अरेंज करना हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता था, ठीक है। फिर बेटा लड़ाई झगड़े थे सेम क्वालिटी को लेकर। सर ऐसे भी लड़ाई झगड़े हो जाते थे कि 2-3 महीने के बाद आपने मैंगोज तो अरेंज कर लिए, पर बेटा सामने वाला पर्सन कह रहा है मैंने जो मैंगोज दिए थे बहुत साफ थे, अब ये जो आप मैंगोज दाग लगा हुआ है इसमें। अब ऐसे भी लड़ाई झगड़े थे वाटर सिस्टम में कि सेम क्वालिटी नहीं देते आप, तो मैंने तो बहुत अच्छे दिए थे आपको प्रोडक्ट, आप नहीं दे पा रहे उतना अच्छा, ठीक है जी। वो और लड़ाई झगड़े थे प्रोडक्ट में गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। वो जब आपने बोरो किया तो पीक सीजन था मैंगोज का, और सामने वाले ने क्या किया, पीक सीजन में आपको मैंगोज दिए। अब जब आप दे रहे हो तो लीन सीजन में दे रहे हो, ऑब्वियस बात है बेटा पीक सीजन और लीन सीजन में रेट में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। वाटरमेलन का जो रेट 1 महीने पहले था वो अब नहीं होगा, और 6 महीने बाद बहुत महंगा होगा वाटरमेलन दिसंबर में। समझते हो ना इस चीज को? तो वो कहता है प्रोडक्ट में गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। प्रोडक्ट अपनी वैल्यू को कम कर सकता है या बहुत बढ़ सकता है, ये भी लड़ाई झगड़ा था। अब आप कहोगे भाई तूने जब दिए थे तो बहुत सस्ते थे, अब मैं तो बहुत मुश्किल से कहीं से अरेंज करके लाया हूँ, बहुत महंगे अरेंज करके लाया, मैंने तो उसके बदले में 10 कुर्सियाँ दी तब जाकर मेरे को मिला, तूने तो उस टाइम एक कुर्सी भी नहीं दी होगी तब भी मैंगोस मिले होंगे तुझे, आज इतनी मुश्किल से मैंने अरेंज करे। तो वो ये भी लड़ाई झगड़े थे। तो 3 तरीके की प्रॉब्लम थी, मैंने तीनों डिस्कस किया। वो मनी ने कैसे इस चीज को दूर किया थोड़ा सा ये समझ लो। अब वो अच्छा एक बात बताओ, बड़े सीरियस नोट पर मैंने उस दिन भी पूछी थी आपसे कि बेटा कम से कम बिलियंस शॉप है इस पूरी दुनिया में, बिलियंस, और हर दुकान पे एक ट्रांजेक्शन तो रोज उधार की होती होगी ना। मैं कह रहा हूँ एक, में बहुत कम बोल रहा हूँ, कुछ दुकान ऐसी होती है ना 50-100 ट्रांजेक्शन हो जाती है, मानते हो ना इस चीज को? तो बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन आज की तारीख में एक एक दिन में हो रही है, जिसमें फ्यूचर पेमेंट इन्वॉल्व है। कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, सबको पता है अगर मैंने 50 रुपए बोरो करे 50 वापस करने हैं। बेटा अगर आपने 50 बोरो करे और 50 वापस करने हैं, क्या इन तीनों में से कोई भी झगड़ा हो सकता है? कोई ये कह सकता है नहीं मेरा नोट ही वापस करिए, स्पेसिफिक गुड्स को लेकर लगेगा यार, ये तो कोई बात ही नहीं। सर सेम क्वालिटी को लेकर लड़ाई झगड़ा, ऐसी कोई बात नहीं, कोरा नोट ही देना 50 का, अरे गंदे से गंदा दे दियो भैया 50 नहीं चलेगा।
ऐसी कोई बात हो सकती है? प्रोडक्ट में गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, मनी में गेन और लूज इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। 50 का नोट है, 50 में चलेगा, 40 नहीं चल सकता, 60 नहीं चल सकता। तो ऐसे तो झगड़े खत्म हो गए ना भैया, जो पंगे थे सब खत्म हो गए। सर आज की तारीख में ना कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप देखते हो, उसकी वजह मनी का यही फंक्शन है। पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन दिया है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मनी के किस फंक्शन की वजह से हुआ? इसी फंक्शन की वजह से हुआ। लोन देना कितना आसान हो गया, 10 लाख दिए, पता है 10 लाख तो लेने ब्याज लेनी, कोई झगड़ा ही नहीं है। आप सोचो उस टाइम पे कॉमर्शियल बैंक होते, लोन दे रहे होते, 12 बैनानास, आओगे आप 3 महीने बाद बैनानास लेके, फिर यही झगड़े शुरू होंगे। हो सकते थे कॉमर्शियल बैंक? तो कॉमर्शियल बैंक थे ही नहीं भाई, करते क्या, कॉमोडिटी देते लोन पर, और फिर ये झगड़े सहते। समझ में आई बात? आज के तारीख में कितनी इजी बोरोइंग और लेंडिंग है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है बेटा, पक्का से आगे बढ़ाई बात को, समझा दो, फिर लिख दूंगा दोनों के दोनों। तो वो फोर्थ लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, और मनी में का फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। वो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब, सर एक बात बताओ, सारे गुड्स को स्टोर किया जा सकता है बहुत लंबे टाइम तक? तो चेयर को किया जा सकता है, मुझे भी पता है। ड्राई फ्रूट्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, मिलेट्स को किया जा सकता है? नहीं सर, हर गुड्स में ड्यूरेबिलिटी नहीं होती। मोर ऑफन ज़्यादा गुड्स ऐसे होते हैं बेटा जो कहीं ना कहीं बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटोरिएट होते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल 2 दिन में खराब हो जाएंगे, थोड़ा ड्राई फ्रूट थोड़ा ज़्यादा चल जाएगा, मिलेट्स थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा, पर सबकी एक स्पेसिफाइड लाइफ है, उसके बाद खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या बेटा आप अपनी वेल्थ को स्टोर कर सकते थे इन द फॉर्म ऑफ गुड्स? इन पास्ट जो बार्टर सिस्टम था, अपनी वेल्थ को गुड्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते थे? नहीं, आपको पता है ये वेल्थ तो डिटोरिएट हो जाएगी अगर इस फॉर्म में स्टोर करोगे तो। चलो ये तो समझ में आता है, गुड्स में भाई ये दिक्कत थी कि उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। सर मनी किया जा सकता है? देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, वेल्थ को ना स्टोर करने के बहुत सारे तरीके। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन मेनी फॉर्म्स, इन मनी, इन प्रॉपर्टी, इन गोल्ड, तीनों फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। बट बेटा इन तीनों में से सबसे अच्छा पता है क्या है? मनी। मनी से अच्छा कुछ है ही नहीं भाई। देखो प्रॉपर्टी भी वेल्थ स्टोर करने का एक तरीका है, गोल्ड भी वेल्थ स्टोर करने का एक तरीका है, पर मनी से अच्छा कोई नहीं है। ऐसे में कैसे कह सकता हूँ, कुछ गुण इसके अंदर ऐसे हैं बेटा। देखो सबसे पहली बात कर लो, कंटिंजेंसी और इमरजेंसी। भगवान ना करे किसी के घर में रात को 2 बजे कंटिंजेंसी है, कोई इमरजेंसी है, ठीक है, और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा उनके किसी फैमिली मेम्बर को, और जेब में नोट है बहुत, कोई दिक्कत है? डॉक्टर एडमिट करने से मना कर देगा? करेगा नहीं, पैसे रखो अभी एडमिट होगा बंदा आपका, ठीक है। और आप जेब में लेके घूम रहे हो बेटा गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट, कोई बिस्किट या किसी भी फॉर्म ऑफ गोल्ड। सर एक बार को ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर कहते मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे नहीं बताया एस बी आई नकली, सुबह खुल जाने दो, सुनारे की दुकान से करा दो, मैं फिर देखूंगा। तो मनी हैज़ द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मनी को नहीं मना कर सकता कोई। गोल्ड हैज़ द फीचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, आपने किसी के पैसे देने आप गोल्ड दे दो, जरूरी नहीं है वो एक्सेप्ट करे। मनी में फीचर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का, गोल्ड में नहीं। या आप प्रॉपर्टी के पेपर लेके घूम रहे हो रात को, और डॉक्टर कह रहा है भैया मुझे नहीं पता ओरिजिनल पेपर है नहीं, सुबह रजिस्ट्री ऑफिस से वेरीफाई कराऊंगा, अगर ठीक होंगे तो एडमिट करूंगा। मना कर सकता है भाई, उसके पास पूरा राइट है। मनी को मना नहीं कर सकता, मना कर सकता है गोल्ड को, मना कर सकता है बेटा प्रॉपर्टी के पेपर्स को। मानते हो इस चीज को? एक और बात, वो मनी पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाई जा सकती है। प्रॉपर्टी पोर्टेबल है? हनुमान जी, आप हनुमान जी थोड़ी हो तो उठा के ले लोगे, जहाँ गए वहाँ ले गए भैया अपनी प्रॉपर्टी उठाकर। सर गोल्ड पोर्टेबल है,
गोल्ड को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर प्रॉपर्टी पोर्टेबल भी नहीं है। ठीक है जी। सबसे आखिरी वजह, ये भी बहुत अच्छी वजह है सर, मनी बहुत सारे डिनोमिनेशन में अवेलेबल होती है। गोल्ड होता है 10 रुपये चाहिए मुझे, 10 रुपये का गोल्ड, 100 चाहिए, तो मनी में तो सारे डिनोमिनेशन अवेलेबल हैं। ₹1 to 2000 थे, अब समझ लो 500 है, सारे डिनोमिनेशन अवेलेबल है सर। वहाँ वेरियस डिनोमिनेशन अवेलेबल है। प्रॉपर्टी 10 रुपये का भी, ठीक है ना, समझ आ रहा है। 5-5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, कहाँ से लाऊं दूसरा डिनोमिनेशन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत में परेशानी तो नहीं? लिख दें फटाफट से, चलो लिखना शुरू करो फटाफट से।
और ऑप्शन नोट डाउन करो, इसका स्टोर ऑफ वैल्यू भी लिखना है। चलो फटाफट से नोट डाउन करो। एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी फंक्शन ऑफ मनी पेपर में नहीं आते तो हमेशा वही टॉपिक पेपर में आता है, और मेरे को ना ज़्यादा चांसेस इसी टॉपिक के लगते हैं जो मैं शुरू करूँ। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी को ना लिखना बहुत आसान है, सब जानते हैं बात, समझा भी होगा, सब लिख देंगे। ठीक है ना, मनी सप्लाई थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, यहाँ बेटा सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, अगर उसको रटा हुआ होगा तभी काम चला पाओगे, और उस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, वो करते हैं चर्चा। टॉपिक का नाम है मनी सप्लाई, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जैसे ही बेटा ये टॉपिक खत्म होगा। अभी हो गया तो अभी, नहीं तो फिर। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, लास्ट चैप्टर बचेगा, पूरी मैं करूँगा बैंकिंग इसके बाद। चलो जी, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो पहले। फटाफट से डेफिनेशन समझते हैं ज़रा आराम से। बेटा डेफिनेशन है मनी सप्लाई की,
कि इंडिया में कितनी मनी सप्लाई है किस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। वैसे ये जानना काम सिर्फ आरबीआई का है। आरबीआई कैसे जानता है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। बेटा मनी सप्लाई होता क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास कितने पैसे हैं, इसे बेटा मनी सप्लाई बोला गया। मेरा कुछ वर्ड पे चर्चा आराम से सुनते जाना। और वो कहता है मनी सप्लाई का टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, कि टोटल कितनी मनी पब्लिक के पास है। अब बेटा मुद्दा उठा तो पहले पब्लिक कौन, क्या मतलब है आरबीआई का कि पब्लिक कौन है। वो पब्लिक मतलब मेरा मतलब सिर्फ दो ही सेक्टर से है। आपको पता है इकोनॉमी में 4 सेक्टर। मेरा मतलब सिर्फ हाउस होल्ड से है, मेरा मतलब सिर्फ फर्म से, कि हाउस होल्ड के पास कितना पैसा है प्लस फर्म के पास कितना पैसा है, कितनी वॉल्यूम ऑफ मनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितना पैसा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरबीआई कि इन दोनों के पास कितना पैसा है। ये इन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। बट बात यह है कि बेटा हम मनी सप्लाई में वही पैसा कैलकुलेट करते हैं जो सर्कुलेशन में आता है। इनके पास पड़ा हुआ पैसा शायद सर्कुलेशन में है, शायद ना है। वो इनके पैसे की बात नहीं चल रही। कौन से पैसे की बात चल रही है, जो बेटा सर्कुलेशन में इकोनॉमी के अंदर, विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक। बेटा साथ ही बोलता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यार पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कर लेना यार, पता नहीं कहाँ से लिखा गया, नींद के झटके मुझे भी आ रहे आज। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बेटा अगर थोड़े से समझदार हो ये वर्ड सुन के कुछ तो याद आना चाहिए। बाबू मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, याद तो नहीं आएगा। कहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करी थी, कहाँ खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे दिन डिस्कस की थी ये बात जब शुरू करी थी 2 अप्रैल को, ठीक है जी। अब खत्म कर रहे हैं, पता नहीं याद किया जाएगा सर। याद है 2 तरीके कंसेप्ट पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फ्लो कंसेप्ट एंड स्टॉक कंसेप्ट। मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फ्लो है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टॉक कंसेप्ट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पर पक्का से बात सारी समझ में आ गई। अब बेटा मुद्दा उठता है आरबीआई कैसे जानता है इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई है। बेटा आरबीआई ना 4 तरीके से मेजर करता है, 4 अलग अलग रास्ते हैं। इन्हें बोलते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई ने दिए थे इन द ईयर 1977, ईयर भी याद रखना है। और बाबू ये जो मेजर्स थे मनी सप्लाई के, इन्हें हम कैसे बोलते हैं M1, M2, M3, M4। कितने प्यारे प्यारे नाम, मैं तो कह रहा हूँ अपने घर के नाम रख लो, M1, M2, M3, M4, कोई बोलेगा ही नहीं। तो वो 1977 में दिए थे ये मेजर्स मनी सप्लाई के आरबीआई ने। मेरी चर्चा चारों पर है और चारों आज पूरे नहीं होंगे, एक पूरा करके चाहता हूँ M1, ठीक है जी। M1 समझ में आ जाएगा, कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। M2, M3, M4 लाएंगे करेंगे, एक आध न्यूमेरिकल इस पर भी देख लेंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो जी पहले मेजर का जिक्र करता हूँ, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। पहले मेजर का नाम है M1। लिख लो मेरे साथ साथ। वो फटाफट से नोट डाउन करना, 6-7 मिनट का अभी टॉपिक है मेरे पास। तो बोलता समझते हैं जरा इस बात को आराम से। सर M1 क्या है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। मैंने अभी M1 लिखा है, कल M2, फिर M3, फिर M4 लिखूँगा। बेटा ये जितने भी मेजर्स हैं ना, ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है। मतलब M1 इज मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज लीस्ट लिक्विड। M1 बहुत लिक्विड है, सबसे ज़्यादा लिक्विड M1 है। लिक्विड मतलब बिल्कुल कैश के बराबर, बिल्कुल कैश के बराबर। M2
थोड़ा सा कम लिक्विड, M3 और कम लिक्विड, और M4 लीस्ट लिक्विड, उससे ज़्यादा उससे कम लिक्विड कोई भी नहीं है। ठीक है, ये यानी कि जो दिए हैं चारों मेजर्स आरबीआई ने, ये इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी दिए हैं। समझ में आई पहले बात? ठीक है, M1 किसके बराबर है ये समझो। कहता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। सबसे पहली चीज जो M1 में आती है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, कितने कॉइन्स है, ये जोड़ लो। आपको पता लग रहा होगा, अगर पब्लिक की जेब में करेंसी कॉइन्स है, बिल्कुल लिक्विड है। इससे लिक्विड क्या होगा, सोचा लिक्विड है। सर मुद्दा ये होता है, कोई भी करेंसी, कोई भी कॉइन, पुराना 2000 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट, कोई भी चलेगा। अगर बादशाह के ज़माने के सिक्के घर पड़े हुए हैं, होता है लोगों को शौक पुरानी करेंसी कैलकुलेट करने का, उस करेंसी कॉइन की बात चलती है। वो कौन से करेंसी कॉइन्स की बात चल रही है यहाँ पर, ओनली लीगल टेंडर, जिसको आरबीआई ने बोला है लीगल टेंडर मनी, सिर्फ मैं उसी की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं। बात समझ में आती है भाई, पक्का से। प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। बेटा जितने भी डिमांड डिपॉजिट पड़े हुए हैं कमर्शियल बैंक के पास, वो सारे डिमांड डिपॉजिट्स मतलब वो देखो, डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन जो बुक्स लिखती हैं वो अलग लिखती हैं, जो मैं समझाता हूँ अलग समझाता हूँ। देखो बुक्स क्या लिखती हैं, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जिसको डिमांड पे निकाला जा सके, उन्हें डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। पर मैं आपको इतनी आसान बात करूँगा, अगर ये दिमाग में रख लोगे सब कुछ क्लियर रहेगा। क्या क्या है बाबू डिमांड डिपॉजिट? बाबू जिनको चेक से एंड कैश किया जा सकता है, हर उस चीज को मैं डिमांड डिपॉजिट बोलता हूँ जिसको चेक से निकाला जा सकता है। मेरी तरफ देखना, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा, चेकबुक मिलती है, निकाल सकता हूँ पैसे कभी भी। सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े हुए जितने भी पैसे हैं सब डिमांड डिपॉजिट है। करंट अकाउंट खुलवाता हूँ, चेकबुक मिलती है, बिजनेस फर्म्स को मिलती है, कभी भी निकाल सकता हूँ चेक से बेटा। बाबू इसको भी हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। एफडी निकाल सकते हो चेक से, चेकबुक मिलती है, बस हाँ अगर ये पता कुछ नहीं। सर एफडी करा के आओ, किसी को चेकबुक मिलती है, मुझे भी समझाओ कब मिली। आरडी खुलवा के आओ, चेकबुक मिलती है। जिसको अभी एफडी और आरडी भी नहीं पता यार, मैं अब समझाऊंगा, बैंकिंग में मेरा टॉपिक है। ऐसे मुझे लगता है इतना तो पता होना चाहिए, 12th क्लास में 11th में भी पढ़ाते हैं लोग। फिक्स डिपॉजिट आपकी मम्मी की फेवरेट है एफडी, ठीक है जी। आरडी रेकरिंग डिपॉजिट्स, नहीं भी पता तो मैं बताऊंगा। सर इन दोनों केस में, एफडी और आरडी के केस में चेकबुक मिलती ही नहीं है, तो बाबू इनको हम डिमांड डिपॉजिट नहीं बोलते। और खुद बताओ, अगर मैंने एफडी करा रखी है 5 सालों के लिए, वो मोस्ट लिक्विड है, कितने टाइम के बाद पैसा आएगा, 5 साल, वो लिक्विड है नहीं है ना। मैं भी मोस्ट लिक्विड चीज़ें लिख रहा हूँ। सर ये मोस्ट लिक्विड चीज़ें हैं, अगर आपके सेविंग बैंक और करंट अकाउंट में भी कुछ पैसा रखा है, अभी निकल सकता है ना, 10 बजे बैंक खोलते ही जितना भी रखा है सारा निकाल सकते हो। बैंक मना कर देगा मत निकालो, कोई नहीं मना कर सकता। सर मानते हो, अगर कैश है आपकी जेब में, वो लिक्विड है। आपको पता है करंट अकाउंट या सेविंग बैंक में पैसे पड़े, वो भी मोस्ट लिक्विड है, कोई नहीं रोक सकता, अभी निकल सकता है, बिल्कुल अभी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो समझ में आ रहा है मोस्ट लिक्विड फॉर्म। सर थर्ड वन इज अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब मुझे पता है क्या क्वेश्चन उठने वाला है, मैंने अभी ऊपर लिखा आरबीआई के पास जितने पैसे हैं या गवर्नमेंट के पास जितने पैसे हैं वो पब्लिक में नहीं आते, काट दो, लिखकर काटा अभी गवर्नमेंट और आरबीआई का नाम। अब मुझे पता है क्वेश्चन जायज सा क्या है, अभी काटा आपने, अभी दोबारा लिख दिया। सर मैंने आरबीआई के पास सारे पैसों का जिक्र नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ वर्ड लिखा है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अभी अदर डिपॉजिट क्या, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो बाबू, ये अदर डिपॉजिट्स क्या चीज़ है। बाबू आपको पता है, कोई भी इंटरनेशनल बैंक होता है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होता है या कोई फॉरेन गवर्नमेंट होती है, जब शुरुआत हुई होगी सारी करेंसीज को एक दूसरे में एक्सचेंज करने की, जब शुरुआत हुई होगी कि यूएस ने डिसाइड करा होगा हम इंडिया से डील करेंगे, इंडिया ने डिसाइड करा होगा हम यूएस से डील करेंगे, तो डील कैसे करते हैं, हमारे पास सिर्फ इंडियन रुपी, उनके पास सिर्फ यूएस डॉलर। ऐसा ही नहीं डिसाइड हुआ होगा कि हमारे देश के सेंट्रल बैंक और उसके देश के सेंट्रल बैंक ने कुछ ना कुछ करेंसी एक्सचेंज की होगी एक दूसरे के साथ,
कि आप हमारे रुपये रख लो, आपके सिटीजन को कुछ बाय करना होगा तो आपसे रुपये खरीद लेंगे, हमारे सिटीजन को पे कर देंगे, और हम रख लेते हैं आपके यूएस डॉलर। हमारे सिटीजन को कुछ इंपोर्ट करना होगा यूएसए से तो हम भी उनको डॉलर दे पाएंगे, वो इंपोर्ट कर देंगे। ऐसे ही तो हुआ होगा जब भी किसी देश के साथ हमारे संबंध बढ़ते हैं व्यापार की तरफ, सबसे पहले करेंसी तो एक्सचेंज होती होगी सेंट्रल बैंक्स के बीच आपस में। मानते हो इस चीज को? सर यही है अगर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, क्योंकि बाबू अगर आपने करेंसी चेंज करी है, ऑब्वियसली कोई भी डिमांड कर सकता है पूरे इंडिया में, वो सर्कुलेशन में आएगी करेंसी। जितना भी हमारा रिजर्व है यूएस डॉलर का या सिंगापुर डॉलर का या एईडी का या यूरो का, किसी भी करेंसी का, वो सर्कुलेशन में आ सकती है करेंसी, कभी भी आ सकती है। तो अब अगर आरबीआई के पास किसी भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के भंडार हैं, वो सर्कुलेशन में आ सकते हैं, मैं उसकी बातचीत कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली बता देता हूँ, मैं दो चीज़ों की बात कभी नहीं कर रहा हूँ। किन दो चीज़ों की, ये भी समझ लो। गवर्नमेंट ने अगर कोई पैसा आरबीआई के पास रखा है, मैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट मेरी पब्लिक का हिस्सा नहीं है। पब्लिक के पास जो पैसा है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास जो पैसा मेरी चर्चा का विषय नहीं है वो, ठीक है जी। और अगर कोई पैसा कॉमर्शियल बैंक ने भी आरबीआई के पास रखा है तो बाबू मैं उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ समझ लो बाबू। मैंने सेविंग अकाउंट खुलवाया, प्लीज नहीं तब देखना, मैंने सेविंग अकाउंट खुलवाया विद कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 10 लाख रुपए जमा कर दिए, क्या मनी सप्लाई में काउंट हो गया? फटाफट बताओ, मनी सप्लाई में काउंट हो गया? हो गया। एसबीआई को सीआरआर मेंटेन करनी है विद आरबीआई। सीआरआर सबको पता है, मैंने बिजनेस स्टडीज में भी बताया, कैश रिजर्व रेशो, मैंने एक बार इको में भी बताया, जब कभी ना कभी मैंने बात करी थी एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड, उसको कंट्रोल करने के मेजर्स की, तो वहाँ बात करी हुई है इंक्रीज इन एलआरआर। एलआरआर का मतलब भी बताया था, सीआरआर प्लस एसएलआर, याद आ गया होगा। बाबू हर कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज कैप्ट करना होता है विद आरबीआई, उसे हम सीआरआर बोलते हैं। अब बाबू मान लो सिर्फ 15 दिन में एक ही डिपॉजिट आए, मनीष ने अकाउंट खुलवा लिया विद एसबीआई 10 लाख रुपए, 7% सीआरआर का रेट है। कॉमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास 70,000 रुपये जमा करा दिए सीआरआर मेंटेन कर ली, आप क्या कहोगे? ये भी छोड़ मनी सप्लाई में, भाई इसी 10 लाख में से तो 70,000 रुपये कॉमर्शियल बैंक ने दिए। अगर आप कहोगे इकोनॉमी मनी सप्लाई 10,70,000 को, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन? इसी 10 में से 70 दिए हैं, जब मैंने 10 काउंट कर लिए 70 क्यों काउंट करोगे? तो अगर कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई कुछ भी रख रहा है वो तो वैसे ही नहीं काउंट होना चाहिए, मैंने लॉजिक भी बता दिया आपको, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी पैसों की। क्या मैं क्लियर हो गया तक सारी बात को लेकर? बिल्कुल समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गई बात? एम वन डन, जिसमें जो कुछ लिखना है लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।